हाय गाइस व्हाट्सअप, मैं हिमराज काबलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बैंकिंग पार्ट 2। सो लेट अस बिगिन। तो दोस्तों, मैं हिमराज काबलिया, बी मैकेनिकल, यूनिवर्सिटी टॉपर इन टैक्सेशन लॉ, मोटिवेशनल स्पीकर, गुड इन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, एंड हियर आर माय इंटरेस्ट। So let's move forward. Here is my Facebook link और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड PDF. Do come and join it. तो दोस्तों आज का क्वेश्चन फॉर द वीक है, which among the following is not among the differentiated banks? आपके ऑप्शन है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था: पैरा बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग। और इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। सो लेट अस बिगिन। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसी बैंकिंग है जहां पर क्रिएशन ऑफ कैपिटल किया जाता है बैंक के द्वारा, किसी भी कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए या फिर अदर एंटिटी के लिए, कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि कोई भी बैंक जब भी किसी फाइनेंशियल एंटिटी के लिए कभी कैपिटल रेस करते हैं, वो कैसे रेस करेंगी? तो वो नई डेट को तैयार कर सकती है, इक्विटी सिक्योरिटीज को तैयार कर सकती है ना। और साथ ही साथ कॉर्पोरेशन का कोई अगर प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं वो सेल्स सिक्योरिटीज को तैयार कर सकती है। जैसे कि अंबानी जी का जियो है, जियो का जब प्लान आया था, उनका स्टार्ट किया था उन्होंने जियो को, तो तब उन्होंने इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इस्तेमाल किया है। तो उसी प्रकार से मर्जर या एक्विजिशन के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, ब्रोकर ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ये सब प्रकार है। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट प्लेयर, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर, तो दोनों के लिए काम करता है, मतलब फाइनेंशियल एंटिटी भी और साथ ही साथ अगर आप एक प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट इन्वेस्टर है, तो आपके लिए भी एज एन इंडिविजुअल। तो ये है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कई सारे फायदे। तो व्हाट आर द की टेक अवेज? सबसे पहले तो वेल्थ क्रिएशन होता है कैपिटल के फॉर्म में। दूसरा है कि न्यू डेट तैयार होते हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज तैयार होती है, फैसिलिटेट करता है मर्जर्स को, और साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं कई सारी सिक्योरिटीज की फैसिलिटीज। इसके अलावा कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट और ग्रुप ऑफ प्लान एंड मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लार्जर प्रोजेक्ट। जैसे कि समृद्धि महामार्ग का जो प्रोजेक्ट है ना, महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया गया है। कई सारे बैंक्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे SBI ने किया है काफ़ी सारा, 8,000 करोड़ तक का उनका ये है प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है उनका। और साथ ही साथ धीरे धीरे अराउंड 40 ईयर्स के करीब वो लोग इसका पे बैक इनको मिल जाएगा टूल्स के जरिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग रिटेल बैंकिंग की तरफ। तो रिटेल बैंकिंग बेसिकली फोकस करता है कंज्यूमर बैंकिंग के ऊपर और साथ साथ पर्सनल बैंकिंग के ऊपर भी। तो इसको ये भी नामों से जाना जाता है इसलिए। तो ये क्या करता है, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है कि आप लोग जब भी कोई भी फाइनेंशियल आपको ज़रूरत है, तो ये बेसिकली फोकस करता है इंडिविजुअल्स पर, ना कि बिजनेसेस पर, रिटेल बैंकिंग के अंदर। और साथ ही साथ ये मनी को आपको मैनेज करता है। इसके अलावा ये आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ रिटेल बैंक्स जो है ये इंक्लूड करते हैं चेकिंग एंड सेविंग द अकाउंट। तो आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनको आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो, उसके बाद में उनसे पेमेंट भी कर सकते हो, पर्सनल लोन से उठा सकते हो, क्रेडिट कार्ड या फिर अदर फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है पेटीएम। तो इसके अंदर डिपॉजिट जो फैसिलिटी है पेटीएम में,
मतलब खुद पेटीएम के अंदर अगर देखें तो अप टू 1 लाख रुपीज आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अमाउंट एक्सीड भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके नाम से एक सीडो अकाउंट बना करके कोई भी कन्वेंशनल बैंक जैसे कि SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर वो लोग इसे जमा कर सकते हैं आप ही के नाम से सूडो अकाउंट बना करके। तो आजकल ये जो बैरियर था 1 लाख का वो कुछ रहा नहीं है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर द की टेकअवेज? की टेकअवेज यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल्स को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो सर्विसेज यहाँ पर आपको ये भी मिलेंगी। वन स्टॉप शॉप रिटेल बैंकिंग, इसे ये भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक जगह पर आपको कई सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड हो जाती है। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग लोकल कम्युनिटी बैंक भी हो सकता है, और साथ ही साथ इसके डिवीजन जो है वो लार्जर कमर्शियल बैंक्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे SBI और बाकी अदर्स। डिजिटल एज के अंदर रिटेल बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज होती है वो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करती है और ऑफर्स देती है। आपने देखा होगा कि ICICI बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर या फिर डेबिट कार्ड होल्डर है उनके लिए स्पेशल ऑफर्स होते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ऐसे कई सारे चैनल्स का इस्तेमाल करके आजकल रिटेल बैंकिंग का प्रचार या प्रसार किया जा रहा है। तो आपको देखने को मिलता है कि कई सारे ऑफर्स इन्हीं बैंक के कार्ड्स के ऊपर दिए जाते हैं, है ना। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। यूनिवर्सल बैंकिंग, तो दोस्तों यूनिवर्सल बैंकिंग बेसिकली काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आप इसके बारे में यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्रीज से आया हुआ कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है ना। तो आप इसे पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें रिटेल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती है। और साथ ही साथ इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है स्विट्जरलैंड के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट आर द की टेकअवेज? की टेकअवेज यही है कि जो कॉम्पिटिटर्स है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है मैक्सिमम सॉल्यूशंस दे करके, मैक्सिमम सॉल्यूशंस एट वन प्लेस, है ना। तो इससे होता क्या है कि मार्केट में आपका कोई कॉम्पिटिटर बचता ही नहीं है आपके अगेंस्ट में। इसके अलावा टेक्निकली ये आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट ऑफर करता है, अपने पूरे क्लाइंट बेस को बनाकर रखता है। और साथ ही साथ अब इसका यूज धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स में भी बढ़ने लगा है, और कुछ इंडियन बैंक्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा यूनिवर्सल बैंकिंग का फीचर, जैसे SBI और अदर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्रीन बैंकिंग। अब ग्रीन बैंकिंग की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि नाम से ही कि सोशली रिस्पॉन्सिबल जो इन्वेस्टिंग होती है यहाँ पर वो की जाती है। कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर नर्सरीज बनाई जाती है, साथ ही साथ ट्री प्लांटेशन होता है ना, नर्सरीज, ट्री प्लांटेशन, और या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें होती है। जैसे कि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर कि एनवायरमेंट के अगेंस्ट काम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्य कॉलोनी के कई सारे पेड़ों को काट दिया गया था, और साथ ही साथ आर्य का जो फॉरेस्ट था उसी के अंतर्गत एक काफ़ी बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर हुआ था। फडणवीस जी की गवर्नमेंट थी तब तक। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं कि जहाँ पर अदर जो बैंक्स होते हैं, कुछ ग्रीन बैंक्स होते हैं, वो डायरेक्टली अपना पैसा प्रोवाइड करते हैं उसके बेनिफिट्स को देख करके। तो आर्य कॉलोनी का तो ये जो प्रोजेक्ट आर्य फॉरेस्ट को काटने वाला है, यहाँ पर तो उन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ों से वो लोग दूर रहते हैं। लेकिन कहीं अगर नर्सरी बनानी हो, या फिर समझ लीजिए ट्री प्लांटेशन हो रहा हो कहीं पर, या फिर समझ लीजिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, तो ऐसी जगह पर ग्रीन बैंकिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप पूरा डिटेल उसमें पढ़ सकते हो। प्योर प्ले ग्रीन इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। तो की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज यही है कि आप रेफर जब भी करते हो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को, वो अलाइन होती है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रीन है इससे रिलेटेड आपको कई सारी चीजें अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगी। जैसे कि जर्मनी के अंदर आपको एक ग्रीन पार्टी मिल जाएंगी, ग्रीन पार्टी, जो कि पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को रन करती है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी सीड्स भी जीतती है। इसके अलावा यहाँ पे प्योर प्ले के बारे में फिर से मैंने यहाँ पे बताया है, और साथ ही साथ ये ब्रांडिंग की उतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पूरी तरीके से कमिटेड होते हैं
ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, तो खुद से आगे बढ़ करके आपकी ये मदद कर देंगे अगर इन्हें आपके किसी भी काम में कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो। इसके अलावा एक और बात दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो बात ये है कि जो कुसुम स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कुसुम पीएम कुसुम स्कीम, इसका फुल फॉर्म ये है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। तो इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने क्या किया है कि कई सारे सोलर ग्रिड, मतलब एक जगह पर खड़े रहने वाले स्टैंड अलोन पंप का, उन्होंने सोलर पावर पर चलने वाले पंप्स का प्रोविजन किया है, और साथ ही साथ कई सारे किसानों को सक्षम बनाने के लिए, ये कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है, जिससे कि स्टैंड अलोन पंप गवर्नमेंट को कुछ अलग से खर्चा ना देना पड़े और किसान खुद अपने दम पर उन्हें चला सके और खेतों में पानी दे सके, इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सके। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इससे रिलेटेड आपको जानकारी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। होलसेल बैंकिंग, तो होलसेल बैंकिंग में आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ रिटेल बैंकिंग। यहाँ पर फोकस इंडिविजुअल क्लाइंट और स्मॉल बिजनेसेस पर नहीं होता। होलसेल बैंकिंग के अंदर आप बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, लार्ज कॉर्पोरेशन, रियल एस्टेट डेवलपर, इन सब के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो। बेसिकली आपको कई सारी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ना। और साथ ही साथ होलसेल बैंकिंग की एक और खास बात ये भी है कि ये करेंसी कन्वर्जन जो होता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, लास्ट डेट ट्रांजेक्शंस, मर्जर एंड एक्विजिशन, कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं होलसेल बैंकिंग के अंदर। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। की टेकअवेज क्या है? की टेकअवेज ये है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, जैसे PSUs कोई अगर हो गए, है ना, जैसे कि ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर इंडियन IOC हो गया, और उसके बाद में आपका NPTEL हो गया, बाकी जितने भी चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, या फिर WCL हो गया, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, अभी CIL जो कि उसका मेन आपका हेड ऑफिस है कोल इंडिया लिमिटेड का, जो डायरेक्टली होलसेल बैंकिंग के जरिए अपने फंड को रेस कर सकते हैं। कोई नई माइन अगर खोलनी हो, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा होलसेल बैंकिंग अपोजिट होता है रिटेल बैंकिंग है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी कुछ अदर एडिशनल पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पढ़ सकती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉइंट्स कवर्ड टुडे, तो आज जो पॉइंट्स कवर किए उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये जो पॉइंट्स हमने पहले ही कवर कर दिए है पिछले वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप आई बटन को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पार्ट टू के अंदर आज हमने कवर किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। तो क्वेश्चन फॉर द वीक आपका जो था वो ये है कि which among the following is not among the differentiated banks? तो आपका जवाब इसका होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब है आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कि पूरी की पूरी इंग्लिश जो है वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है डिफरेंशिएटेड बैंक्स की। इसके अलावा इसे हमने पिछले अपने वीडियोस में कवर किया था जब हम टाइप्स ऑफ बैंक्स को पढ़ रहे थे। इसे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बैंक। आपको एंड स्क्रीन में मैं इसका एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा डिफरेंशिएटेड बैंक्स कौन से बैंक होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जो सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट को और पॉपुलेशन को फोकस करते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कोई हमारे चंद्रपुर का CDCC बैंक हो गया, क्योंकि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है या हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी होते हैं, वो भी इसी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में RRBs जो होते हैं, देखिए Like, share and comment to this video. Subscribe HK Classes. Hit the bell icon below. Friends, this is Hemraj Kablia signing off.